स्टूडेंट, केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ तक देख लिया था, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ तो वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। और ये हमने वर्ड के फॉर्म में लिखा है और इसको हमने सिंबल के फॉर्म में लिखा है। तो जनरली जब हम केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं तो प्रीफर करते हैं सिंबल के फॉर्म में लिखना, क्योंकि ये लिखना आसान होता है और इससे हमें टाइम भी बचता है। तो हम जनरली जब भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं। तो केमिकल इक्वेशन जनरली दो तरह के होते हैं, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और दूसरा हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम किसे कहते हैं? देखिए, जब भी केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं तो एरो के एक तरफ रिएक्टेंट होता है, दूसरी तरफ प्रोडक्ट होता है। तो रिएक्टेंट की तरफ जितने भी एटम होंगे किसी भी एलिमेंट के, वो अगर बराबर हैं प्रोडक्ट की तरफ जितने भी एटम हैं एलिमेंट्स के, तो वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। समझिएगा ध्यान से कि रिएक्टेंट्स की तरफ जितने भी एटम होंगे, किसके एटम होंगे? एलिमेंट्स के। वो अगर इक्वल हैं प्रोडक्ट्स की तरफ जितने भी एटम हैं, किसके एटम हैं? एलिमेंट के जितने भी एटम हैं, अगर दोनों इक्वल हैं तो वो क्या कहलाएंगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको हम ऐसे समझते हैं कि रिएक्टेंट्स की तरफ अगर देखिएगा तो जिंक का एक एटम है तो प्रोडक्ट की तरफ भी एक होना चाहिए, तो एक है, ठीक है। हाइड्रोजन का जो एलिमेंट है उसके दो एटम है रिएक्टेंट की तरफ, तो प्रोडक्ट की तरफ है, हाँ प्रोडक्ट की तरफ भी हाइड्रोजन एलिमेंट के दो एटम है। सल्फर जो एलिमेंट है उसके एक एटम है, तो क्या प्रोडक्ट की तरफ भी सल्फर के एक एटम है? हाँ एक एटम है। ऑक्सीजन के 4 एटम है, ऑक्सीजन जो एलिमेंट है उसके 4 एटम है, तो क्या प्रोडक्ट की तरफ भी ऑक्सीजन एलिमेंट के 4 एटम है? हाँ है। तो इक्वेशन क्या है? बैलेंस्ड है। अगर कोई भी कम या ज्यादा होता तो इक्वेशन क्या हो जाता? अनबैलेंस्ड हो जाता। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा कि रिएक्टेंट्स की तरफ जितने भी एटम है किसी एलिमेंट के, अगर वो बराबर है प्रोडक्ट की तरफ जितने भी एटम है किसी एलिमेंट के, तो इक्वेशन क्या होता है? बैलेंस्ड होता है। अब दूसरा देखते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है उसको समझते हैं। जस्ट अपोजिट होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के, कि रिएक्टेंट्स की तरफ जितने एटम है किसी एलिमेंट के अगर इक्वल नहीं है जितने एटम है एलिमेंट के प्रोडक्ट्स की तरफ, या प्रोडक्ट की तरफ जितने भी एटम है वो इक्वल नहीं है रिएक्टेंट्स की तरफ जितने भी एटम है एलिमेंट्स के, तो वो इक्वेशन क्या कहलाता है? अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहलाता है। तो देखेंगे तो यहाँ पर अगर आयरन जो एक एलिमेंट है उसका एक एटम है, इधर कितना है? आयरन जो एलिमेंट है प्रोडक्ट की तरफ 2 एटम है, तो ये इस यहीं पे देख रहे हैं कि आप ये क्या हो गया? अनबैलेंस्ड हो गया। तो क्लियर है कि रिएक्टेंट्स की तरफ अगर एलिमेंट के एटम इक्वल नहीं हो प्रोडक्ट्स के एलिमेंट्स के एटम के तरफ, तो ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड हो जाएगा। जस्ट अपोजिट भी बोल सकते हैं कि जितना प्रोडक्ट्स की तरफ जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके एटम रिएक्टेंट्स की तरफ एलिमेंट्स के एटम के बराबर नहीं होंगे, तो क्या कहलाएगा? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा कि देख रहे हैं आप, आयरन जो एलिमेंट है उसका एक एटम है, यहाँ पे आयरन जो एलिमेंट है उसका 2 एटम है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। अब क्या होता है कि अगर कोई केमिकल इक्वेशन हो रहा है तो कैसे पता चले कि कोई केमिकल इक्वेशन हो रहा है? तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिसको देखकर हमें पता चलता है कि केमिकल इक्वेशन हो रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो गैस का निकलना, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो जब केमिकल रिएक्शन होता है बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो एक एग्जाम्पल है इवोल्यूशन ऑफ गैस का। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट क्या होता है? तो जब केमिकल रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट के तरफ अगर कोई ऐसा इनसॉल्युबल सब्सटेंस बच जाता है सॉल्यूशन में जो कि सरफेस पे जाकर बैठ जाता है, उसे हम प्रिसिपिटेट करते हैं। तो प्रिसिपिटेट एक फॉर्म किया हुआ सब्सटेंस है जो कि इनसॉल्युबल होता है सॉल्यूशन में।
प्रोडक्ट में फॉर्म होता है और नीचे जाकर क्या होता है, बैठ जाता है। तो एग्जाम्पल क्या होगा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का। तो जब केमिकल रिएक्शन होता है किसके बीच, पोटेशियम आयोडाइड और लीड नाइट्रेट के बीच, तो एक येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लीड ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो एग्जाम्पल याद रखेंगे, एग्जाम्पल पूछ देता है, राइट द एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर को समझते हैं कि चेंज इन कलर क्या होता है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, किसके बीच हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड के बीच हो रहा है और एसिडिफाइड सल्फर डाइऑक्साइड गैस और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के बीच अगर रिएक्शन हो रहा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट के बीच अगर रिएक्शन हो रहा है, तो क्या होता है कि चेंज इन कलर होता है, ऑरेंज से ग्रीन में चेंज हो जाता है। फोर्थ, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, क्या केमिकल रिएक्शन, ये तो बहुत कॉमन है कि जो क्यूक लाइम होता है, मतलब जो चूना होता है, उसको अगर वाटर में हम डाल देते हैं तो चेंज इन टेम्परेचर हो जाता है, टेम्परेचर में चेंज हो जाता है और स्लेक्ट लाइम का फॉर्मेशन होता है। चेंज इन स्टेट भी कॉमन है कि जब आपने देखा होगा कैंडल का वैक्स जो होता है, जब कंबसन होता है तो चेंज इन स्टेट होता है, और सॉलिड से लिक्विड में, फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब समझते हैं कैटालिस्ट क्या होता है। तो कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट एक केमिकल सबस्टांस है जो कि ना ही रिएक्टेंट होता है और ना ही प्रोडक्ट होता है। उसका काम क्या होता है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन है और उसे कैटालिस्ट की जरूरत है तो बिना कैटालिस्ट इक्वेशन नहीं होगा, या फिर उसका हम यूज करते हैं कि इक्वेशन को फास्ट करने के लिए। तो कैटालिस्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और एग्जांपल देख लेते हैं कि H2O2 का रिएक्शन तभी होगा जब कैटालिस्ट प्रेजेंट होगा। कौन सा, मैग्नीज ऑक्साइड। तो इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, H2O2 है, वो क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, H2O और O2 में डिकम्पोज हो जाता है। और आप मैग्नीज ऑक्साइड की जगह आप दूसरा कैटालिस्ट भी ले सकते हैं जिसका नाम है लीड ऑक्साइड। दोनों में से कोई एक लेकर कैटालिस्ट की तरह यूज करके आप H2O2 का डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। एक एंडोथर्मिक, अब देखिए जो रिएक्शन होता है हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक को बोला इंडोथर्मिक रिएक्शन और दूसरे को बोल दिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा, अगर कोई रिएक्शन को होने के लिए हीट की जरूरत होती है, कोई रिएक्शन तभी होगा जब उसे हम हीट देंगे, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब कि वैसा रिएक्शन जिसको होने के लिए हीट का रिक्वायरमेंट होता है उसे हम इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन N2 और OT इन प्रेजेंस ऑफ हीट कन्वर्टेड इनटू NO। तो दिस इज अ इंडोथर्मिक रिएक्शन एंड मोस्ट कॉमन फोटोसिंथेसिस का जब केमिकल रिएक्शन होता है वो भी एक इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जस्ट अपोजिट, कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होगा और ड्यू टू केमिकल रिएक्शन अगर हीट इवॉल्व हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जैसे कि कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है तो CO2 का फॉर्मेशन होता है और हीट क्या होता है, रिलीज होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पहले के जमाने में क्या होता था कि लोग अपने घर को व्हाइट वॉश करवाते थे, पोचारा करते थे। तो उसके लिए वो चूना लाते थे और उसको वाटर में डाल देते थे। तो चूना को यहाँ पर केमिकल नेम हमने दिया है कैल्शियम ऑक्साइड, और उसको आप क्विक लाइम से भी बोल सकते हैं, क्विक लाइम भी बोल सकते हैं। और उसको वाटर में डाल देते थे और बहुत देर के लिए छोड़ देते थे, और जब कुछ समय बहुत देर के बाद वो जो चूना है वो कन्वर्ट हो जाता था स्लेक्ट लाइम में, और साथ ही साथ हीट बहुत ज्यादा रिलीज होता है। तो स्लेक्ट लाइम में कन्वर्ट हो गया, और इस स्लेक्ट लाइम का यूज हम दीवार को व्हाइट वॉश करने में यूज करते हैं। तो जो स्लेक्ट लाइम है इसका यूज हम दीवार को व्हाइट वॉश करने में यूज करते हैं। और ये क्या होता है कि ये जो है, ये आपको मैंने समझा चुका हूँ ये, ठीक है। तो जो स्लेक्ट लाइम का जो यूज होता है उसका यूज जो है, उसका यूज जो हम क्या करते थे, दीवार को व्हाइट वॉश करने में करते थे। और क्या होता है कि जो स्लेक्ट लाइम जो दीवार पे हमने लगाया है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर
एक शाइनिंग लेयर का फॉर्मेशन करता है, एक शाइनिंग थिन लेयर का फॉर्मेशन करता है जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। और इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से क्या होता है कि दीवार जो है उसमें शाइनिंग आ जाता है, चमक आ जाता है, और जिसका केमिकल फार्मूला है CaCO3। और मार्बल का भी केमिकल फार्मूला यही होता है CaCO3, और इसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CO2 है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब स्लैक्ट लाइम जब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट किया तो ये कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म किया है और वाटर फॉर्म किया है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है जिससे कारण जो दीवार है वो क्या होता है, चमकता है, और वाटर का फॉर्मेशन है। ठीक है, अब इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।